ग्रामीण क्षेत्र में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आरटीडीसी अब कार्य कर रही है। आज पत्रकार वार्ता के दौरान आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने पत्रकारों के सवालों के बेबाक तरीके से जवाब देते हुए उत्तर दिया। नमस्कार साहब, आपके नेतृत्व में पुष्कर विकास के कई बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं सर। मेरा निवेदन ये है कि आज भी पुष्कर घाट पर अगर कोई विशेष जन या वृद्ध जन जाके पूजा अर्चना करना चाहे तो वो बहुत मुश्किल काम है सर। खास तौर से अगर कोई व्हील चेयर पे वृद्ध जन है और उसको पूजा अर्चना करनी है या कोई डिसेबल्ड है वो पहुँच के वहाँ नहीं कर पाए। मेरा ये अनुरोध है सर कि जो विकास कार्य किए जा रहे हैं उसमें पूरी सरकार की एक गाइडलाइन है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की, तो उस गाइडलाइन को अगर फॉलो करेंगे तो हम सब तो अभी भी बुजुर्गों की संख्या बहुत है और आगे भी बुजुर्गों की संख्या बढ़ने वाली है, तो उन सबके लिए सुविधा हो जाएगी। विशेष योगजन के लिए भी माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम हो रहा है विशेष योगजन के लिए, तो ये अगर एक छोटा सा काम हो जाएगा तो अजमेर के लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल है और वहाँ दिव्यांग और वृद्धजनों की ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, तो रोल मॉडल के रूप में हम सबके सामने रहेगा। धन्यवाद। तो ये मेरा आग्रह है कि बात को लंबी लगे तो टू द पॉइंट ये सवाल है ताकि उनको जवाब उनको देना, बात उनको लंबी है। प्लीज। तो एक बजे मुझे जाना था, मुझे बहुत बोलने को है, जो भी सवाल है जल्दी जल्दी पर बात कर लें। इसका तो इतना ही कहना कि पुष्कर का पूरा पुष्कर का जिसमें 52 घाटों का जीर्णोद्धार भी है और उसका इतना बड़ा एक हमने पीपीटी तैयार किया है। अभी आप अनु भट्टिया जो बड़े आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने कोटा को भी बहुत अच्छा किया है, तो पूरा 500 करोड़ में जिसमें 101 करोड़ को बजट में मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया और बजट अनाउंसमेंट के बाद ये मानिए कि वो 101 करोड़ मिल गया। 80 करोड़ तो घाटों के लिए है, 11 करोड़ से ऊपर का गंगा पानी का निकासी का पैसा है, 10 करोड़ रुपए की डीपीआर के लिए इंटरनेशनल टैंक सिटी, ये 101 करोड़ रुपए को बजट में, इसी बजट में उसको मिल गया है। बाकी काम तो उसके पूरा हमने एक प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन बनाया है, अभी आपको भी दिखाएंगे कि कोई आपके जो अच्छे आइडियाज हैं उसे इनकॉर्पोरेट करो। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जितना आप सोच रहे हैं जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा ही, उससे बहुत ज्यादा। थैंक यू। थैंक यू। रंकित तिवारी। आपकी बुक की घोषणा है, तो छोटा सवाल है, पुष्कर और अजमेर को दर्शन करते हुए आरटीडीसी की बस का हाँ, मेरी घोषणा है और आपने बहुत अच्छा किया याद दिला दी। मुझे तो यूँ था कि वो बस चालू होगी, बस चालू नहीं हुई, तो ये तो मेरी कमी है। और मैं समझता हूँ कि आज तारीख कितनी हुई है, 9, कल बस चालू होगी। रसिका मैच, डॉक्टर रसिका मैच। नमस्कार। ये शॉर्ट हो गया। अब ये तो मैं कह ही नहीं सकती कि आपको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म है कि आपको टिकट मिलेगा। अब थे आप पुष्कर से टिकट ले कि अजमेर उत्तर से टिकट ले, आप बताओ। एक तो मैं आपको बहुत ही विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं लगातार कांग्रेस पार्टी में अशोक गहलोत जी के सानिध्य में काम करता हूँ। ये बात सही है, मैंने टिकट 2008 में मांगा नहीं, 2013 में मांगा नहीं, 2018 में मांगा नहीं। सामान्यतः 5 साल एक कार्यकर्ता टिकट मांगता है, नहीं मिलता है, तो वो अपनी किसी रूप में कमजोर होते और वो आस्था बदल लेते हैं। मैं उन लोगों में से हूँ, और जब टिकट नहीं मिलता है तो आप ये जानते हैं कि अपमान भी जबरदस्त सोसाइटी में होता है, और नेचुरल सोसाइटी में बल्कि परिवार में भी होता है। तो अपमान का विस्पान सबसे ज़्यादा अगर किया है वो मैंने किया, इसलिए मेरे जीवन का जो एजेंडा है वो टिकट नहीं है। मेरे जीवन का जो मकसद है कि मुझे इस नाम से जाना जाए, एक कमिटेड आदमी के रूप में जाना जाए, एक वफादार आदमी के रूप में जाना जाए, एक कर्मठ और काम करने वाले आदमी के रूप में मुझे जाना जाए। पार्टी मुझे जो काम देगी, चुनाव लड़ाएगी, ये फैसला पार्टी से,
नहीं लड़ाएगी, ये फैसला पार्टी का है। मैं पूरे अनुशासन के साथ जैसा पार्टी देगी, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मुझे पार्टी टिकट देगी जरूर चुनाव लड़ूंगा। टिकट कहाँ से देगी तो भी मेरा कोई इसमें नहीं है। ये कहकर मेरी बात समाप्त करता हूँ। विजय पाराशर। सर नमस्कार, विजय पाराशर। मेरा सवाल भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। सर, राजस्थान में अनेकों उपचुनाव हुए पिछले 4-4.5 वर्षों में। काफ़ी चुनावों में आपके सक्रिय भूमिका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में देखी गई और आपकी रणनीति ही रही जहां से कांग्रेस उन सीटों पर उपचुनाव में विजय रही। सर, मेरा ये कहना है कि अजमेर ज़िले में 4 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसमें पुष्कर, अजमेर उत्तर, दक्षिण और ब्यावर। ये सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस चुनाव जीतने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कांग्रेस को, और पिछले 20-22 साल से नहीं जीत पाई है। तो ऐसी क्या रणनीति इस बार आप अपनाएंगे कि चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो? 101 विधायक का बहुमत हमें नहीं मिला इस बार। हमें 6 हमारे विधायक बसपा से कांग्रेस में मिले हुए, 13 हमें निर्दलीय में मिले। ठीक है, बहुत अच्छी हमने गवर्नेंस दी। अजमेर जिले में 8 सीटें आती हैं इस बार। अभी जो सरकार है हमारे पास केवल 2 विधायक, एक टेकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा जी, एक मसूदा से राकेश पाल। जब सरकार है, सरकार बनी हुई है, अजमेर जिले में 8 में से 2 ही सीटें हम जीत पाए। इसका मतलब है कि हमारे अजमेर जिले में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। इस बार हमें पूरा भरोसा है कि हम सब एकजुट होकर, नीचे से नीचे के कार्यकर्ता से ऊपर तक एकजुट होकर ऐसा काम करेंगे कि जितनी सीटें हमने हारी उनके परिणाम भी जो आपने कहे कि ब्यावर है, पुष्कर है, अजमेर शहर की 2 सीटें हैं, हम किशनगढ़ भी बहुत एक तरह से बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं, और 6 मतलब नसीराबाद में एक नसीराबाद भी हारे हैं, 6 सीटें हम हारे हैं। इस बार हमें ये उम्मीद है कि हम 8 में से, अभी 2 सीटें हैं, अब 8 में से हम कम से कम 6 सीट जीते हैं। क्या हमें पूरी? सर, 2 कौन सी है जो हारेंगी? उत्तर दक्षिण। बता रहा हूँ कि हमारा परसेंटेज है कि जब 25% है, 8 में से 2 का परसेंटेज का निकला 25%, और 8 में अगर 6 जीतते हैं तो क्या प्रतिशत हुआ? 75 नहीं, जितने चाहेंगे 8 ही। लेकिन हमारा जो टारगेट है, अब झूठी लफाजी करें जैसे कि हम 9 बाई इलेक्शन लड़े। अब हम ये तो नहीं कह सकते 9 में 9 जीते हम, 9 में हम 7 जीते और 2 हारे, लेकिन हारे वो बहुत कम अंतर से हारे। एक हारे हम रासम, बहुत ही कम मार्जिन से हारे। एक हम जहां से खीवसर से हनुमान बेनीवाल जी एमपी बन गए, वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, वहाँ भी हम 4600 से हारे, लेकिन जीते हम साड़ा बड़े अंतर से, जीते हम सुजानगढ़ बड़े अंतर से, जीते हम मंडावा बड़े अंतर से। अभी आप देखो सरदार सर, अभी लेटेस्ट रिजल्ट आया, जहाँ सरदार सर भी हम थे, बड़े अंतर से जीते। ये जो इंडिकेशन है, हमेशा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा है। आप देखो बीजेपी के 5 साल का जो राज था, जब वसुंधरा राजे जी सीएम थी, बाई इलेक्शन कितने हुए उस वक्त और कितने जीते आप बताओ? केवल बाई इलेक्शन बीजेपी 2 जीती थी 8 में से, 6 बाई इलेक्शन बीजेपी हारी थी। यानी सिटिंग सरकार के खिलाफ ये फैक्ट पता लगता है। इस बार हम 9 में से 7 जीते हैं, तो ये इंडिकेशन है कि इस बार सरकार रिपीट होगी। तो जब 9 में से 7 का रेशियो आ रहा है, तो फिर 8 अजमेर जिले में है। हमारा टारगेट 8 का 8 ही जीतने का होगा। मैं जो कह रहा हूँ कि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक भी हूँ, इलेक्शन में मैनेजमेंट भी हम करते हैं, जनता की पल्स भी कम में जितनी जान सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि 8 में से अगर 6 अजमेर में जीतते हैं तो आप अंदाज लगा दें कि बहुमत कितना होगा। 200 में से आप लगा लो। सर, एक और सवाल है मेरा। सर, पुष्कर विधानसभा क्षेत्र में आपने जो पुष्कर के विकास हेतु बहुत अच्छे काम किए हैं। पैदल यात्रा करके आपने आसपास के जो 24 कोस की परिक्रमा में जो प्राचीन धार्मिक स्थल है, सब जगह आप गए हैं।
आगे आप ऐसा क्या करेंगे कि जो प्राचीन धार्मिक स्थल है जैसे ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर, सूरजकुंड है, नंदराय माता है, रोजड़ी माता है या अन्य जो धार्मिक स्थल है उनके विकास को लेकर क्या नीति बनाई जाएगी कि पर्यटन वहाँ तक भी पहुँचे? आपको पता ही है मेरा गांव नांद है, और नांद की आप अगर वेद पुराण में नांद के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे, नंद गांव भगवान कृष्ण के नाम से कोई गांव अजमेर जिले में है, वो नांद है। नंद गांव से बाद में नांद बना। नांद में एक नदी है जो 90 तक को हमने खूब उसमें स्नान किया। आपने भी कोई नांद गए हो तो बहती हुई नदी देखी होगी आपने। आपने भी ये वेद और पुराण में पढ़ा होगा कि पुष्कर तीर्थ में स्नान करके अगर नंदा सरस्वती में स्नान करें तो वो उसका फल और ज्यादा अति उत्तम मिलता था। तो नांदगांव, नंदगांव, नदी का नाम नंदा सरस्वती। हमारे पहाड़ी पे माता जी का मंदिर है ऊपर, माता जी का मंदिर का जो माता जी है कौन सी है, वो है नंदराय भवानी। हमारे यहाँ खेतों के जो नाम है, खेतों की, जैसे मेरे नाम में हमारी मेरी जमीन भी है, एक बड़ा हिस्सा का जो 140 बीघा का एक चक है उसका नाम है कानथाई, यानी कृष्ण कान हताई। एक आपने देखा होगा कानबाई, जो लेटी हुई, जो एक बार दैनिक भास्कर में तो बहुत बड़ा फोटो भी छापी। कानबाई एक जगह है हमारे नाम के बिल्कुल लगता हुआ ही है, सूरजकुंड और नाम के बीच में कानबाई है। किशनपुरा नाम के पहले गांव है। किशनपुरा भगवान कृष्ण के नाम से ही एक कृष्णपुरा था। गोवड़िया एक गांव है, गोवड़िया। अशोक रावत एक प्रधान है, गोवड़िया का रहने वाला है, आप जानते हो। तो वो गोवड़िया भगवान कृष्ण के नाम से। सूरजकुंड, ये जितने आसपास के गांवों के नाम है। तो ये धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो वाया पुष्कर नांद गए। तो ये जो 24 कोस की मैंने परिक्रमा की, इसी महत्व के लिए कि इस 24 कोसी परिक्रमा मार्ग में जितने भी देवता हैं, अब जो आप करो ककड़ेश्वर, मकड़ेश्वर, वर्ल्ड की सबसे यानी सेकंड प्राचीन जो शिवलिंग है वो हमारे नान में ही है, जिसको बभूति माता कहते हैं वहां लोकल में। तो कि भाई जिसकी बभूति हो जाती है ना तो उसको जाके यूं मतलब पकड़ लेते हैं, बभूति ठीक होती है। लेकिन वर्ल्ड की सबसे प्राचीन मतलब सेकंड प्राचीन वो हमारे नान में ही है। शिव जी का एक मंदिर है बहुत पुराना, आप जाएंगे जहाँ शिवरात्रि के जो पुराने लोग हैं वो जानते। तो पूरी धरती जो नांद के आसपास, आपको ये जान के भी कुछ लोगों को पता भी होगा, जो सावित्री जी है, इनका संबंध भी नांद से। आपको कितना जानकारी है, कितना पता है, तो मैं तो बता रहा हूँ। आपको पता है सावित्री जी नांद की लड़की थी। तो मैं तो उन सौभाग्यशाली आदमी में हूं कि मेरा जन्म नांद में हुआ और मैं नांद के पुष्कर के लिए कुछ कर रहा हूं। तो अब इसको राजनीतिक अंदाज से कोई ले कि भाई इलेक्शन से जोड़ के कुछ देखें, वो एक आध बात जो कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। लेकिन मैं जिस दिन 24 कोस की परिक्रमा पैदल मैं जयपुर से चल के आया, मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं पैदल चलूंगा। मैं तो गायत्री परिवार ने मुझे वो उसको पदयात्रा को झंडी दिखाने के लिए बुलाया। लेकिन जब बीते बरसात में 500 से ज्यादा ऐसे धार्मिक कट्टर श्रद्धालु भयंकर बरसात हो रही है, और वो जब बैठे हुए सुन रहे थे, ओंकार सिंह जी लखावत उस कार्यक्रम में थे, मैं भी था, कई साधु संत थे। अचानक मेरे मन में आया कि ये जब पैदल चल सकते हैं 5 दिन, इतने लोग बरसात में, तो धर्मेंद्र तू क्यों नहीं चल सकता। अचानक मैंने फैसला किया। आप जानते हैं कि अचानक फैसला करना मैंने मन में कर तो रहा था, मैंने कहा तू भावना में कर तो लेगा, और अगर तू बीच में अगर पंचर हो गया तो हंसी उड़ेगी, मजाक करेंगे कि देखो नेताजी अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए आए थे। तो ये डर भी था, लेकिन पता नहीं मन में क्यों विश्वास हुआ कि नहीं यार अपन जरूर करें। और वो 5 दिन आपने देखा मैंने पूरी श्रद्धा के साथ, और उस यात्रा ने मेरे जीवन में कई परिवर्तन किए। और उस यात्रा नहीं करता तो पुष्कर पे मैं इतना ध्यान केंद्रित नहीं करता। इवन मेरे गांव नान में भी जितनी नान की हिस्ट्री की जानकारी उस पदयात्रा के दौरान मुझे मिली,
जो गायत्री परिवार के घनश्याम जी जो साथ चल रहे थे, बहुत बड़े हिस्टोरियन है वो, पुष्कर अजमेर के बारे में काफी उनका रिसर्च है। तो नांद के बारे में भी मुझे बहुत सी जानकारियां उन्होंने दी। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, नहीं तो जयपुर से आते थे, पुष्कर आए, ब्रह्मा मंदिर दर्शन किया, नांद चले गए, नांद से वापस चले गए। मतलब कभी ध्यान केंद्रित करके ब्रह्मा मंदिर को अपन गौर से देखें क्या समस्या है। सरोवर में जब हम छोटे थे, नांद में जब छोटे बच्चे थे, तो हम प्राइवेट बस के लटक के पुष्कर आते, और पुष्कर में जिसको हमारे गांव की भाषा में बोलते हैं, हम खूब कूद के नहाते, उसको बोलते हैं गंडा बिड़ाते। तो गंडा बिड़ाते, नाव पकड़ के उल्टे कूद के और तैर के, हम नहाने को करीब करीब सबको तैराकी आती है, क्योंकि हमारे गांव में नदी थी, हमारी बावड़ी थी, एक गांव के ऊपर ही कुआं था, उसका नाम परंजा है। तो हम तैराक जबरदस्त है। तो पुष्कर में तैरने के लिए बच्चे थे तब आते थे, और जब तैर के अंदर बच्चे खेलते तो जो पैसे ये श्रद्धालु आके डालते थे, 1 रुपए, 10 पैसे, वो निकाल के और आइसक्रीम कुल्फी खाते थे। तो वो जो बातें थी, तो इस पदयात्रा ने मुझे सारा इसकी तरफ केंद्रित किया, और उसी की बदौलत हुई कि जितने थावड़ा में जो मंदिर था शिव जी का, आप ताजुब करेंगे, थावड़ा नागौर जिले में है, विधानसभा डेगाना में। अगर आप राजनीति से जोड़ो तो मेरा थावड़ा में क्या मतलब है। तो जब मैं इसी पदयात्रा में थावड़ा पहुंचा तो देखा वो इतना पुराना मंदिर शिव जी का, उसका गुंबद टूट के गिरा। पहली बार रोड मैंने वहीं से टेलीफोन किया डिपार्टमेंट आर्कोलॉजी को, हमारे टूरिज्म वालों को, उस दिन आए, और आपको खुशी होगी, थावड़ा का मंदिर भी अभी मुख्यमंत्री जी ने इसी बजट में अनाउंसमेंट किया है, रोड भी बना दिया आपने। और आप अगर नांद से थावड़ा जाएंगे अभी आप देखोगे बहुत सुंदर रोड, तो बरसों से थावड़ा के नांद की ऐसा कच्चा रास्ता था, ऊंट गाड़ी ट्रैक्टर को जाने में भी जोर आता, ये बहुत अच्छा रोड कर दिया। पुष्कर से नांद रोड भी आप देखोगे बहुत अच्छा रोड हो गया। नांद में हमने कॉलेज भी बना दी है, और सबसे जो इस परिक्रमा मार्ग में, परिक्रमा मार्ग 24 कोस की है, मेरी जो इच्छा है, सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद ऐसे बना रहा, तो इस परिक्रमा मार्ग को इतना सुंदर बनाना चाहता हूँ कि आप भी लोग सोचोगे कि यार क्या एक परिक्रमा तो हम ही करते हैं, ऐसा बनाना चाहता हूँ। छोटी परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा, और एक और बड़ी परिक्रमा है 84 कोस की, वो भी मतलब है वो बहुत बड़ी है, उसमें पाली जिला भी आता है, कई जिले मिलके वो 84 कोस, उसको बाद में करेंगे। पहले ये 2 परिक्रमा, छोटी परिक्रमा और ये 24 कोस वाली परिक्रमा। इस परिक्रमा में जितने मंदिर हैं, जितने धार्मिक स्थान हैं, इन सबको बहुत अच्छा करेंगे। धन्यवाद। ये अभी आपने कहा था कि 8 में से 6 विधानसभा सीटें आप लेकिन जीतते तो है संगठन के बूते पर, अजमेर में तो पार्टी का मुझे सबका कभी नजर नहीं आता जी। ये सब बातें क्या होता है कि आपके सामने राजनीतिक हालात पूरे आपके सामने, और हर व्यक्ति में, हर समाज में, पार्टी में अच्छे दिन और बुरे दिन आते हैं। या ये कह सकते हैं कि कई बार अपन घर में भी अपन चाहते हैं कि ऐसा ठीक हो जाए, नहीं हो पाता है। तो जो कमियां हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अब जब चुनाव में हम जाएंगे, बहुत सी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष भी बन गए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी बन गए हैं, और जहाँ नहीं बने हैं वहाँ भी जल्दी, अजमेर के जिलाध्यक्ष दोनों अभी नहीं बने हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रभारी रंधावा साहब ने, और हमारी पार्टी हाईकमान ने इसको प्रायोरिटी पे ले रखा है। मैं समझता हूँ जल्दी ये भी घोषणा हो जाएगी। सर, एक आपके विभाग से जुड़ा प्रश्न, आरटीडीसी में आप रहे हैं, आपने क्या नवाचार किया आरटीडीसी में आपके कार्यकाल में? ठीक है, नवाचार मैंने सबसे इसमें जो शुरुआत करी, हमारी होटलें बंद हो गई। आपने देखा खादिम, क्या खादिम था, क्या खादिम हो गए। पुष्कर सरोवर की होटल की लोकेशन आप देखो, क्या सरोवर की लोकेशन थी। पुष्कर का जो मेला भरता था, उस मेले में जो हमारी हट्स थी, क्या मतलब गुलाबों का डांस, क्या कल्चरल कार्यक्रम, और इतनी सिफारिश आती थी उन हट्स में रुकने के लिए, लेकिन उन्हें कमरा नहीं मिलता था। ऐसे पूरे राजस्थान में, जयपुर की चाहे गणगौर हो, तीज हो, जितनी होटल थी हमारी जो प्राइम प्रॉपर्टी, उन सब की हमने जीर्णोद्धार, उनकी मरम्मत, उनको रिनोवेशन, जितना पैसा हमने मुख्यमंत्री जी को कहा
उतना पैसा हमें दे रहे हैं। पहली बार राजस्थान के टूरिज्म सेक्टर को 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। उसी की बदौलत है कि होटलों का जीर्णोद्धार हो रहा है। जो होटल हम चला सकते हैं उनको चलाएंगे। पैलेस ऑन व्हील और रेलवे के मध्य में इतना हमारा झगड़ा था, वो ठीक करके पैलेस ऑन व्हील चल रही है। अभी हमने हेलीकॉप्टर जोयराइड शुरू कर दिया है। हम चाह रहे हैं कि अब क्रूज, जो चंबल है कोटा में, वहाँ हम क्रूज भी चलाएं। और कर्मचारी जो हमारा था आरटीसी का, वो बिल्कुल मायूस हो गया था। आप कर्मचारी से किसी से बात करेंगे, मेरा दावा है कि उनके चेहरे पे न केवल मुस्कान है, वो अत्यंत खुशी है। तो अभी ये सारे काम किए और आरटीसी वापस पुराने वैभव में पधारो हमारे देश। मैं स्पेन में जाके स्पीच मैंने हिंदी में दिया। स्पेन में 168 कंट्री के लोग, टूरिज्म के लोग इकट्ठे हुए थे। स्पेन के राजदूत हमारे राजस्थान टूरिज्म की स्टॉल पे आए और वहाँ हमने जिस अंदाज में राजस्थान टूरिज्म को प्रस्तुत किया, हमारा प्रस्तुत करना एक काम था। लेकिन मैंने दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लाइक करते हैं तो वो राजस्थान को करते हैं, पूरी दुनिया। मतलब इंडिया का नाम, फिर इंडिया में दूसरा कहेंगे राजस्थान। और आप ताजुब करोगे राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और पुष्कर को तो मतलब ऐसा कोई टूरिस्ट नहीं होगा। मैं यूरोप के 168 कंट्री तो 3 दिन तो स्पेन में ही रहा। मैंने जो ही कहा कि हम फ्रॉम पुष्कर, ओ मतलब कोई किसी न किसी रूप में पुष्कर को जानता। तो इससे बड़ा हमारे लिए क्या हो सकता है। तो राजस्थान टूरिज्म का, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, मैंने जो जितना एनालिसिस राजस्थान पे टूरिज्म पे किया, रिसर्च किए, राजस्थान एकमात्र स्टेट है इंडिया में, एकमात्र, यहाँ खेती होना, खेती मुनाफे का सौदा नहीं है। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर से हम खेती करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर आने वाले समय में वो अपने लिए वाइबल ही नहीं है। हम पीने के पानी से खेती करें, ये बहुत कॉस्टली है। और इंडस्ट्री भी यहाँ कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। सबसे ज्यादा अगर संभावना है वो टूरिज्म सेक्टर की। इसमें आपको आपकी राजस्थान की आर्थिक उन्नति इतनी जबरदस्त होगी। इसलिए 2 काम अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। एक, होटल को इंडस्ट्री का दर्जा, होटल को इंडस्ट्री का दर्जा, ये पिछले 40 साल में ये मांग चल रही थी। आपको पता है इससे कितना फायदा हुआ है। 20 कमरों की किसी की भी होटल है, 20 कमरों की, उसको भी 20,000 रुपए प्रति माह फायदा है। अगर 5 स्टार होटल है तो 7 से 8 लाख रुपए प्रति माह उसको सरकार के द्वारा इंडस्ट्री का दर्जा, उद्योग का दर्जा देने से फायदा हुआ है। और दूसरी एक पॉलिसी तो पूरा रिवोल्यूशनरी चेंज है। आप लोग कितना पढ़े हैं, हमारी जो रूरल टूरिज्म पॉलिसी आई है, रूरल टूरिज्म पॉलिसी कि गांव में होटल आए, होटल आए, करना ही पड़ेगा 7 दिन में, 7 दिन के अंदर आपको क्या करना है। अगर आपके पास किसी भी गांव में 2000 वर्ग मीटर जमीन है मिनिमम और मैक्सिमम 2 हेक्टर यानी 8 बीघा, आप होटल यूनिट खोल सकते हैं। नो नीड ऑफ कन्वर्जन। आप केवल उस जमीन की जमाबंदी लेके जाएं, हमारे पर्यटन विभाग में आए और एक एप्लीकेशन लिखे डायरेक्टर टूरिज्म को कि ये मेरी जमीन है, 2000 मीटर मिनिमम और मैक्सिमम 8 बीघा 2 हेक्टर ये जमीन है। इस पे मैं 20 कमरों की, 5 कमरों का, 50 कमरों का होटल बनाना चाह रहा हूँ, हमें परमिशन दे। 7 दिन के अंदर आपको परमिशन या तो वो दे दे, नहीं देंगे तो वो परमिशन मानी जाएगी। सर आपने ग्रामीण ऐसा एक पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा, ये ऑर्डर में उसमें, इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा। ये फायदा होगा कि एक तो हमारी जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, हमारे लड़के पढ़े लिखे बेरोजगार, रोजगार बढ़ेगा। गांव की कल्चर से वाकिफ होंगे लोग। और होटल, बहुत होटल हमारे, होटल, मोटल, छोटे छोटे रेस्टोरेंट, ये जो अपने रोड के ऊपर जैसे मोटरसाइकिल, आजकल टूरिज्म के बहुत अलग अलग तरह के अंदाज से लोग बाइक राइडर्स आते हैं, उनको आपने 2000 मीटर में कुछ ऐसा कर दिया, वो रुके, चाय पानी पी ली। तो अब आपको राजस्थान में गांव गांव में होटल, मोटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे
इससे वहाँ की इनकम बढ़ जाएगी, वहाँ की बेरोजगारी मिट जाएगी और सब लोग बिजी हो जाएंगे। और गांव, ये जो शहरों में होटलों का जो प्रेशर है शहरों में, कि जयपुर में फुल, अजमेर में फुल, बड़े शहरों में जहाँ होटल का प्रेशर ज्यादा है, वो भी एक तरह से डिसेंट्रलाइज भी हो जाएगा। ये इससे एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, इसलिए आप इसको भी कृपा करके पूरी स्टडी करें। सर, आपने ग्रामीण पर्यटन की बात की। अजमेर ज़िले में 38 स्थान ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण स्थान पर्यटन के रूप से देखे जाते हैं, जहां मंदिरों का स्थान है, जिसमें से 9 स्थान ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सलियाबाद का मंदिर है, पैमल जन्मभूमि पनेर है, खुंडियास धाम है, बगेरा है, छोटा उदयपुर है। ये ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी आकर्षित कर सकते हैं पर्यटकों को। उनके विकास के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर पर्यटन का बढ़ावा मिल सके? नंबर 1, श्री जी के मैं जाके आया हूँ, खुद महाराज से मिलके आया हूँ, उनकी बात पूरा सुन के उनके बारे में हम सोच रहे हैं। सुरसरा में तेजा जी का मंदिर के लिए हमने बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। सुरसरा में तेजा जी धाम के लिए 6 करोड़ से बड़े का प्रोजेक्ट हम तेजा जी धाम में बना रहे हैं। उनका ससुराल है सर पनेर। खुंडियास जो है, किशनगढ़ से खुंडियास रोड थी, मैं खुंडियास मेले में खुद गया और वो रोड इतनी बेकार रोड थी, मेरे को वहाँ के सारे मेले में श्रद्धालुओं ने कहा कि साहब इसकी रोड बनवाओ। अभी खुंडियास की बजट में अनाउंस हो गया है। तो जितने भी ऐसे, अभी आपने देखा कि मैं तो एक वो भैरू बैठी थी गाजीपुरा, वहाँ के लिए भी हम गए। हम तो ये जो आपका जो रेलवे का जो हमारा गेस्ट हाउस था, कौन सा, तारागढ़ पे, मैं खुद दिल्ली गया, रेल मंत्री जी से मिला, अश्विनी वैष्णव जी से, कि भाई इस पे रेस्टोरेंट चला दें, वो जो फालतू पड़ा है। लेकिन यहाँ कुछ भारतीय जनता पार्टी के मान लो, कुछ ऐसे मान लो नेता राजनीति करते हैं कि वो क्यों ऐसा, मतलब इतना सुंदर बनाना चाहता, कैफेटेरिया चलाते वहाँ, तो आने जाने वाले लोग वहाँ जो जाते हैं श्रद्धालु, चाहे वो हिंदू जाए चाहे मुस्लिम जाए, उनको एक रेस्टोरेंट मिल जाता। और आप जाके देखना, वो अपराध का अड्डा बन चुका है। वो जो ऐसे रेलवे की जो कट रहे हैं, वो जिम सिम भी हो गए, कभी कोई हादसा भी हो जाएगा। तो हमने कहा भाई रेलवे की प्रॉपर्टी है, आरटीडीसी उसको लीज पे किराए पे दे दो हमको, और हम उसमें कैफेटेरिया चला लें। रेल मंत्री जी एग्री हो गए, उन्होंने डीआरएम को फोन कर दिया, डीआरएम हमारे साथ गए, और बाद में ऐसी राजनीति घुसी तो मैंने उनको बीजेपी के विधायक या बीजेपी के सांसद को भी मैंने, मुझे दिल्ली में भी मिले पार्लियामेंट एमपी या मेरा एमपी साहब, कि हम विकास के मामले में साथ थे, विकास के मामले आप अपनी विचारधारा पर राजनीति करो, हम हमारी विचारधारा पे करेंगे, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट अजमेर का कैसे हो उसमें तो हम बीजेपी कांग्रेस नहीं करें, एक साथ आए। आप जहाँ भारत सरकार में करा सको आप करो, हम राजस्थान सरकार से करा सके हम करें। मैंने कहा ना कि मैंने धन्यवाद दिया उत्तर के ब्रह्मा मंदिर में, जब अर्जुन मेघवाल जी ने एएसआई की परमिशन दी तो मैंने उनका धन्यवाद दिया। मैंने लोकसभा अध्यक्ष जी ओम बिरला जी को जाके, उन्होंने हमारी पहले से झील को चलवाने में उनकी भूमिका रही, उन्होंने रेल मंत्री जी से हमको टाइम कराया, रेल मंत्री जी से हम हमारी पहले से मिलकर जो इशू थे रेलवे के आरटीडीसी के वो सुन हुए। मैंने लोकसभा अध्यक्ष को धन्यवाद दिया, मैंने रेल मंत्री को धन्यवाद दिया। तो भारत सरकार भी अगर काम कर रही है हमारा, हम क्यों नहीं धन्यवाद देंगे? तो उनको भी चाहिए आगे बढ़ के कि जो काम राजस्थान सरकार अच्छा कर रही है, बीजेपी के एमएलए को। अभी पुष्कर मेला हुआ, आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव, हमने बीजेपी के विधायक थे सुरेश रावत साहब, उनको भी सम्मान से बुलाया हुआ है। कमल पाठक जी वहाँ के चेयरमैन है, उनको भी हमने सम्मान से बुलाया, उनका भी हमने धन्यवाद दिया। तो हम हमारी राजनीति हमारी विचारधारा पे करेंगे। धन्यवाद।